डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो जनहित याचिका यानी PIL संबंधित है। इस पूरी वीडियो में जनहित याचिका की डिटेल एनालिसिस करी जाएगी। इसमें यह समझा जाएगा कि जनहित याचिका है क्या, इसको क्यों अप्लाई किया जाता है और ये इसको कब और कैसे अलग अलग चरणों पे कैसे कैसे इसको पूरी तरीके से समझा जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि वर्तमान समय में इसका कितना अधिक दुरुपयोग और कितना अधिक उपयोग हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में देखा जाए दो तरीके के अक्सर लोग हो रहे हैं। जैसे कि एक ऐसे लोग जिनको सामने अगर कुछ भी बुरी घटना घटती हो तो या तो उसको देखकर इग्नोर कर देते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो उन बुरी घटनाओं को देखते हैं तो अक्सर नाखुश और वो पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं अंदर से। तो ऐसे जो लोग जिनको लगता है कि सरकार द्वारा जो बनाई गई गलत नीतियां हैं या गलत फैसलों के कारण लोग बुनियादी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तथा साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो ऐसे जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अव्यवस्थाओं को कानून के माध्यम से समाज को ठीक करने के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली उपकरण यानी एक शक्तिशाली टूल उनके लिए हो सकता है, जो इस तरीके के लोग हैं। तो इस पूरे वीडियो में ये समझा जाएगा। देखिए, जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का ही एक तरह का प्रावधान है। यानी ये कह सकते हैं कि जनहित याचिका कुछ अलग चीज़ नहीं, ये भी एक तरह का उसमें मुकदमा ही चला जाता है। अब इसमें ये नहीं, इसमें समझिए, इसमें ये नहीं होता है कि जो पीड़ित पक्ष है सिर्फ वो अदालत जाएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें अन्य किसी कोई नागरिक भी जा सकता है या अन्य कोई संस्था भी जा सकती है, या कई बार तो ऐसा होता है कि जो न्यायालय होती है वो खुद ही अपने पीड़ितों के पक्ष में याचिका दायर करती है। इस तरीके का ये कुछ थोड़ा सा अलग है। PIL अगर देखा जाए तो भारत के जो भी सामाजिक क्षेत्र हैं, तो PIL यानी जनहित याचिका बहुत सारे क्षेत्रों पे वो अपना प्रभाव अभी तक देखा जाए बहुत अच्छा प्रभाव डाल चुकी है। जैसे कि देखा जाए तो कारागार को समझ लीजिए। जैसे आप लोग कई सारे मीडिया खबरों से या अखबारों से या न्यूज़ देखते होंगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो जेलों में जो बंद कैदी होते हैं उनके साथ काफ़ी हद तक दुर्भावनाएं या कुछ काफ़ी हद तक उनके साथ अत्याचार घटनाएं देखी सुनने को ऐसे मिलती है। तो उनके खिलाफ कई बार याचिकाएं दायर की गई थी। बाल श्रम को ही ले लीजिए, भारत में बाल श्रम काफ़ी तेज़ बढ़ा है, तो सरकार ध्यान नहीं थी, उसके लिए कई सारे लोगों ने, कई सारे NGO ने कोर्ट में याचिका दायर की उसको कंट्रोल करने के लिए। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है, पर्यावरण पे तो कोई संस्था अपने याचिका दायर करे या ना करे, या सरकार को इस पर करे ना करे, कई बार कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार खुद ही उसको संज्ञान ली। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ताजमहल को ले लीजिए। अब ताजमहल का जैसे कलर पीला हो रहा था तो उसके बाद खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया। इस तरीके से जैसे और हो गए चुनावी मुद्दे हो गए, मानवाधिकार संबंधित मुद्दे हो गए, यानी इन सभी क्षेत्रों में जो PIL है यानी जो याचिका है जनहित याचिका, उस पर काफ़ी हद तक उसने अपना प्रभाव डाल दिया है। अब अगर इसकी जन्म की अगर बात की जाए, जन्म की यानी ये कब पहली बार आया, तो अगर इसकी विश्व में पहली बार अगर बात की जाए, सबसे पहले विश्व में ये जो जनक है अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका में इसको जनहित याचिका का जनक माना जाता है। लेकिन अमेरिका में जनहित याचिका नाम से नहीं बोला जाता था, अमेरिका में इसको बोला जाता था सामाजिक कार्यवाही याचिका। अमेरिका में इसका नाम था सामाजिक कार्यवाही याचिका, और वहीं भारत में इसे जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। कई बार मैं इसको बोल दिया। अब समझिए, भारत में जैसे कि अमेरिका में बात की गई, जब भारत में अगर जनहित याचिका के जनक की जब बात करते हैं तो भारत के जनक में एक जस्टिस थे जिनका नाम था PN भागवती। एग्जाम याद आ सकता है, कई बार क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा PN भागवती। तो PN भागवती को भारत में PIL यानी जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अब और थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, जो जनहित याचिका जो है, ये जनहित याचिका आप ये कह सकते हैं थोड़ी सी जो न्यायिक चर्चा होती है उससे कुछ हद तक भिन्न होता है। वहीं अगर प्रारंभ के समय की बात करें तो भारत के जो प्रारंभिक समय था उसमें जो भारतीय कानून व्यवस्था में इसे स्थान प्राप्त नहीं था। अब ये नहीं कि जैसे कि जब भारत का संविधान बना तभी, या भारत का जो एक्ट जो भी कानून जब बनाया गया तो उसी समय भारत में ये याचिका दायर करने का प्रावधान था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो शुरुआत है अचानक भारत में नहीं हुआ। ये नहीं कोई संशोधन कर दो, ऐसा कुछ विधेयक लेकर आओ, ऐसा नहीं बना। उसके लिए अचानक से इस काम नहीं, इसका काम धीरे धीरे विकास में आया। धीरे धीरे कई सारे राजनीतिक कारण बने, धीरे धीरे कई सारे न्यायिक कारण बने, यानी बहुत सारे चरणों के बाद तब जाके पूरी तरीके से वास्तविकता के अंदर ये अपना रूप लेकर आया, कहते हैं PIL। इसके लिए अगर बात की जाए, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप तो आपको इसमें दिखेगा कि इसका कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, लेकिन 60 के दशक की बात की जाए और 80 के दशक के बीच में पूरी तरीके से इसका विस्तार हो चुका था भारत में जनहित याचिका का। ठीक, अब इसके लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा हम लोग किसी 2-3 केस की बात की जाए। जैसे अगर कुछ केस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कोई केस था 1950 में
सब 1950 में एक केस बना जिसका नाम था गोपालन बनाम, पूरा नाम उनका था A.K. गोपालन, ये गोपालन के आगे एग्जाम में दे दे A.K. गोपालन तो वही सेम चीज़ है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास केस 1950 में एक केस बना जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए ये कहा, जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, व्याख्या करते हुए फैसला दिया कि जो अनुच्छेद 21 में एक जो उल्लेखित एक शब्द है जिसका शब्द है विधि सम्मत, इसका जो मतलब है सिर्फ उस प्रक्रिया से मतलब लगा है जो किसी विधान में लिखित हो या जिसे किसी विधायिका द्वारा पारित किया गया। यानी कोर्ट ने ये कहा कि अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत, तर्कसंगत नहीं, अतर्कसंगत तरीके से अगर वंचित करता है तो मान्य होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त बात ये कह दी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायिका है वो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि अगर कि कभी किसी जो न्यायिका हो वो ऐसा बोल दे कि जो विधायिका है अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात, कहीं ना कहीं विचारने बात तो बन सकती है कि विधायिका, जो न्यायिका है वो ये बोले कि विधायिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है। अब देखिए इस फैसले की ये नहीं कि फैसला सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस फैसले का काफ़ी हद तक आलोचना हुई, बहुत सालों तक होती रही। ठीक, उसके देखिए समस्या ये भी थी उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था उसका कुछ उस जो वर्तमान का दौर है उस समय के दौर से काफ़ी अलग था। जो उस समय का जो दौर था उसमें देखिए तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका वो प्रारंभिक दौर था, क्योंकि उसी समय थोड़ी वर्षों पहले की बात थी, तो उस समय उसका प्रारंभिक समय था, तो कहीं ना कहीं उसका मजबूरी बनती थी कि वो विधायिका से साथ साथ मिलकर चले। तो इसलिए वो जो दौर था सुप्रीम कोर्ट के लिए सावधानीपूर्वक रुख अपनाने वाला था और कहीं ना कहीं विधायिका का समर्थक वाला भी उनका पूरा तरीके का उसका होता, पूरा क्रियाकलाप समर्थन में ही रहता था, तो मजबूरी भी थी उस समय का। ठीक, लेकिन वर्तमान जो दृश्य है न्याय समीक्षा को लेकर, तो भारत में वर्तमान जो समय में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पूरी तरीके से वर्चस्व यानी पूरी तरीके से अवधारणा स्थापित हो चुकी है भारत में। तो उसके कुछ सालों बाद क्या 17 सालों के बाद 1967 में एक और केस बना जिसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब। ठीक है, 1967 में, तो सब केसेस याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम होंगे परीक्षा में। उस समय जो कमेटी बनी वो 11 जजों की पूरी एक बेंच थी, 11 जजों की बेंच थी, जिसमें क्या हुआ 6 जज एक तरफ हुए और 5 जज एक तरफ फैसला दिए। यानी 6 जजों के बहुमत से उन्हें जो फैसला आया उसमें ये बताया गया कि संसद ऐसा संविधान पारित या कोई भी एक्ट ऐसा पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यानी कोई भी ऐसा एक्ट सरकार नहीं बनाएगी, तभी शुरुआत हुई, कोई भी सरकार ऐसा एक्ट या कुछ भी नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ठीक है, अब उसके 7 सालों के बाद एक और केस बना जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये तो कई बार एग्जाम में बन चुका है, इसको आप निश्चित याद कर लीजिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केस बना। उसमें ये बताया गया कि ये पूरा का पूरा वही, इसमें भी वही बताया गया कि जो संसद है ऐसा कोई एक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होगा। लेकिन उसमें नई चीज़ एक और जोड़ दी गई कि न्यायिक समीक्षा को, जो न्यायिक समीक्षा है भारत में, वो भी लोगों का मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा होगा। यानी लोगों को मौलिक अधिकार के अंदर जो न्यायिक समीक्षा है वो भी भारत लोगों को वो प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब ये समझा जाए कि कैसे कैसे समझिए, जैसे ये कि अब थोड़ा आगे ये समझा जाए क्वेश्चनों के माध्यम के, जैसे कि अब और थोड़ा सिंपल सी भाषा में समझा जाए एक एक डिटेल को। जैसे कि जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है, या जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर नहीं की जा सकती है, दायर की जा सकती है, जनहित याचिका संबंधित मामलों की सुनवाई में कितना समय लगता है, कितना विलम्ब होता है या कितना जल्दी हो जाता है, क्या भारत में जो जनहित याचिका है उसके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। तो इन सभी मसलों पर और इससे रिलेटेड भी ढेर सारे प्रश्न होंगे जो इसमें नहीं है, वो ढेर सारे प्रश्नों को इसमें एनालिसिस किया जाएगा। चलिए लेते हैं पहले वाले को। जैसे इसमें पहला ये है कि जनहित याचिका आखिर होती ही क्या है। मैंने शुरू में बताया लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आखिर जनहित याचिका क्या होती है, व्हाट इज़ PIL। समझिए, इसमें सिंपल सा कहा गया है कि जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से ये है। अगर ये इसके बाद अगर मैं ये सभी जो 3 लाइन लिखा हुआ है इसके मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक सिंपल सा एक नतीजा है, जीता जागता एक नमूना है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति हुआ या एक कोई भी NGO हो गया, यानी कोई भी गैर सरकारी संगठन हो गया, या कोई भी नागरिक समूह हो गया, या खुद ये कहिए खुद ही अपने लिए अदालत ही ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है
जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा हो, यानी सिंपल से समझिए, एक लाइन में मैंने बोला कि बड़ा सार्वजनिक हिस्सा जुड़ा हो, यानी समुदाय की बात हो, यानी एक से अधिक कई लोगों की बात हो, एक वर्ग की बात हो, सिर्फ पर्सनली बात उसमें ना हो। वास्तव में जनहित याचिका कानूनी तरीके से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का एक तरीका है। इसका सिंपल सा उद्देश्य ये है कि लोगों को अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंचा देना, ठीक है। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो गरीब वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, कई बार तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक का वहाँ पर जाने के बारे में सोचते भी नहीं है, भले वो कितना ही उनका शोषण हो या कितना अधिक वो परेशान किए जाए, वहाँ तक जाने के बारे में इंसान सोचता ही नहीं है, ठीक है। अब समझिए कि आखिर जनहित याचिका जो होती है, थोड़ा सा इसमें एक और 2-3 चीज़ लेते हैं, 2-3 चीज़ों को और समझते हैं, थोड़ा मैं आगे चला गया, ठीक। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन तलाशते हैं कि जनहित तरीका का जो अधिकार है वो कौन कर सकता है, माने याचिका दायर कौन कर सकता है। समझिए, इसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका के दायर कर सकता है। बस शर्त ये होनी चाहिए, शर्त याद रखिएगा, बस शर्त ये होनी चाहिए कि इससे जो निजी हित के लिए, यानी जो निजी मसला है, उसमें कभी भी इसमें दायर आपको नहीं करना है। इसमें जो भी मसला होगा, जो भी आपको इसमें जो भी कारण बताया जाएगा, वो सार्वजनिक लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। यानी इसमें पर्सनल का मैटर नहीं है, इसमें एक समुदाय या कोई पूरी तरीके से सार्वजनिक लोगों की बात किया, इसमें पर्सनल की बात नहीं, इसमें पूरी तरीके से कम्युनिटी की बात इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और यही यदि कोई मुद्दा अगर अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है तो कई बार तो कोर्ट आपको याचिका दायर करें या ना करें, कोर्ट खुद ही उसको अपने संज्ञान में ले लेती है और उसके लिए खुद ही एक वकील की नियुक्ति कर देती है उस पूरे मुद्दे को देखने के लिए, ठीक। अब सवाल कई बार ये भी बनता है कि जनहित याचिका क्या हर जगह दायर कर सकते हैं, हर एक कोर्ट में, हर एक सेशन में, या हर एक अधीनस्थ न्यायालय में दायर कर सकते हैं क्या? नहीं। समझिए, जनहित याचिका सिर्फ 2 जगह अपील की जा सकती है, एक तो या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में, यानी या तो आप उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं या तो किसी भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगली बात ये आती है कि आखिर ये याचिका दायर करने की प्रक्रिया ही क्या है, ठीक है। अब यानी हाउ टू फाइल PIL, यानी जो PIL है उसको कैसे आप फिल करेंगे, कैसे उसको फाइल करेंगे, ठीक है। समझिए, तो जिसमें लिखा हुआ है कि जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। यदि जनहित याचिका कोई व्यक्ति से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए, ठीक है। इस मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी इंसान होगा अगर याचिका दायर करता है उससे रिलेटेड सारे मुद्दों को समझना चाहिए, सभी मुद्दों पर परामर्श सभी लोगों से ले लेना चाहिए, ठीक है। और उसको समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बार जब भी कोई व्यक्ति जब किसी याचिका दायर करने का अगर निर्णय ले ही लेता है तो उसे अपने केस को और मजबूत करने के लिए जितने भी संबंधित जानकारी होती है, जितने भी संबंधित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको पूरी तरीके से एकत्र करना चाहिए, ठीक है। तभी उसका पक्ष मजबूत होगा। और जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति चाहे तो, अगर उसके पास वकील नहीं तो चाहे तो खुद भी वो उस पर बहस कर सकता है कोर्ट में, लेकिन सलाह यही दी जाती है कई बार कोर्ट के द्वारा कि उसके लिए एक वकील को नियुक्त करना काफ़ी अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो आम नागरिक के समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट जो सामान्य व्यवहारिक लैंग्वेज होते हैं उससे कुछ अलग तरह की लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए आपने दोनों थोड़ा सा और उसमें क्रिटिकल, थोड़ा सा और बेसिक अंतर समझ लें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में क्या है मतलब। समझिए, यदि मान लीजिए अगर मान लीजिए आपने हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में आपने अपील दायर कर दी, तो उसके लिए क्या होगा, जितना भी आपने डॉक्यूमेंट किया है, यानी जो भी आपने याचिका दायर की है उसकी 2 प्रतियाँ यानी 2 उसकी प्रिंट आपको जमा करना पड़ता है हाई कोर्ट में, ठीक है। ये बेसिक से अंतर बता रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका, इतना आसान से तो होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका दायर की तो पूरी तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट होगा जो उसकी तरीके के 5 प्रतियाँ आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर जनहित याचिका करने के लिए, दायर करने के लिए, अपील करने के लिए कितना शुल्क या कितनी फीस देनी पड़ती है। तो अगर अन्य अदालती मुकाबले की अगर बात की जाए तो याचिका दायर करना बहुत ही सस्ता है, काफ़ी कम दाम में है, ठीक है। किसी जनहित याचिका में अगर उसमें आप डिटेल में जब उस पूरी तरीके से उस पूरे डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे, जब PIL की जो पूरी डॉक्यूमेंट होती है जो उसको पढ़ेंगे तो उसमें फ़ीस मात्र 50 से लेकर के 100 रुपये तक रहेगा, यहाँ तक कि ज़्यादातर तो 50 पे ही हो जाता है, ठीक है। इसका उल्लेख पूरी तरीके से आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन देखिए, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी पूरी कार्रवाई है सिर्फ 50 रुपये में ही निपट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपकी पूरी की पूरी जो कार्रवाई होगी, आपने कैसा वकील रखा है, किस तरह का वकील रखा है आपने, तो उस हिसाब से आपका खर्चा भी निर्भर होता है, ठीक है। क्योंकि वकील का अपना एक अलग से भी चार्ज होगा, ठीक है।
जैसा वकील लेगा आपका टोटल खर्चा वो आएगा। भले ही आप PIL के लिए आपने जब अपील दर्ज की तो उसके लिए 50 से 100 रुपये तक आपको लगेगा। ठीक है, अब समझिए कि जनहित एक होती, समझिए एक होता है जनहित याचिका, जैसे मैंने PIL की बात की, और दूसरा एक चलता है याचिका जिसको कहते हैं रीट याचिका। ठीक है, इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या होता है? ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर मैं शुरू में बता दिया, लेकिन नाम से रिलेटेड करके बताता हूँ। देखिए, जो रीट याचिका होती है वो किसी व्यक्ति द्वारा, कि संस्था द्वारा अपने लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन जबकि अगर PIL की अगर बात की जाए तो जो PIL होता है वो आम जनता की पूरी तरीके से सामूहिक भलाई के लिए किया जाता है, पर्सनली अपने किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल शॉपिंग खरीदी और मोबाइल में ही कोई दिक्कत आ गई, तो ये इसके लिए जाके आप PIL दर्ज नहीं करो, उसके लिए आप रीट याचिका करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब है। अब आगे ये समझते हैं कि आखिर ये जो पूरी तरीके से जो मुद्दा है, इसमें आखिर किन किन केसों पे यानी किन किन मुद्दों पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है और किन किन मुद्दों पर याचिका दायर नहीं की जा सकती है। तो ये जितने भी सात मुद्दे हैं, इन सभी को स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सब सामने लिखे ही हैं, जो सामने लिख ही दिया गया है। तो इन सभी 7 मुद्दों पर आप याचिका दायर कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि किन किन याचिकाओं पर दायर नहीं किया सकता है PIL। ठीक है, तो उसके लिए जब PIL के जब डॉक्यूमेंट को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसमें 1 से लेकर के पूरे 10 तक की पूरे तरीके जितने भी संबंधित मुद्दे हैं, उन 10 चीज़ों पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि इन 10 चीज़ों पे यार PIL दायर नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि मकान मालिक और किराएदार संबंधित जो मामले होते हैं उसका इसमें आप उस पर जाके आप PIL दायर नहीं कर सकते। दूसरा, मान लीजिए सेवा क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सर्विसेज से रिलेटेड कोई आपने, मान लीजिए आप ही जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्रिज लेकर आया, आप कोई 4 व्हीलर लेकर आए। ठीक है, तो उससे मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट या कोई कमी अगर पाई गई तो उसके लिए आप कोर्ट में जाकर याचिका दायर नहीं कर सकते। तीसरा मान लीजिए अगर आप मान लीजिए सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो आपको जो पेंशन मिलता है, मान लीजिए पेंशन में आपको कोई भ्रष्टाचार या कुछ अगर कमी हुई, कुछ उसमें दिक्कत आई, ठीक है, पेंशन से रिलेटेड आपको सेवा देने में, तो उसकी याचिका आप जाके कोर्ट में याचिका दायर आप नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन रीट याचिका करेंगे, उसके लिए आप PIL यानी जनहित याचिका आप दायर नहीं करेंगे। उसका अगला एक और मुद्दा है, जैसे कि चिकित्सा संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं उसके लिए आप याचिका दायर नहीं कर सकते। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं उस पर आप याचिका दायर आप नहीं कर सकते। याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन रीट याचिका आप जनहित याचिका उस पर दायर नहीं कर सकते। ठीक, इस तरीके से पूरा ये मसला है। अब एक और मन में सवाल आता है कि क्या ये आमतौर पर देखा जाए तो जो न्यायाधीश होते हैं जितनी भी याचिका दायर किया था क्या सब का सब वो स्वीकार कर लेते हैं क्या? समझिए, मान लीजिए अगर एक दिन में इंडिया में अगर मान लीजिए कि अगर 1000 अगर केस PIL अगर दर्ज की गई, अपील की गई PIL को, अगर उसको याचिका दायर कर दी गई, तो क्या सभी 1000 केस को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी? ऐसा नहीं है। अगर जनहित याचिका की जो अदालत है, ठीक है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है पूरी तरीके उसी के ऊपर होता है कि स्वीकृति देगा या नहीं देगा। इसलिए इस पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है इस मुद्दे को किस रूप में वो देखता है। ठीक है, उच्च न्यायालय हो गया या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी जनहित याचिका को स्वीकार करने की जो एवरेज है वो एवरेज देखा गया है, तो 30 से लेकर के 60% तक उसको एक्सेप्ट करने का उसमें मामला बनता है। अब आप रेशियो देख लीजिएगा, अगर 1000 केस हुआ तो 30 से लेकर के 60% के बीच जो है मामले को हो सकता है कि याचिका वो एक्सेप्ट कर ले। कुल मिला के जो न्यायाधीश होता है उसके सहमत होने के पीछे मेन बस यही है कि आपका जो विषय है वो कितना महत्व रखता है, वो जनता के लिए कारगर है कि नहीं, या सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही 2 लोगों के लिए हो तो उसका कोई मतलब नहीं, या आपकी पर्सनली हो तो आपको उसका नुकसान भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से जनता के लिए लाभकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे गैसेज अलग अलग लीक हो जाती हैं, बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे बड़े मुद्दों की अगर बात की जाए तो जैसे कि ताजमहल का एक मुद्दा, जैसे ताजमहल आप 2018 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक लताड़ लगाई थी, मैंने काफ़ी फटकार लगाई थी। फटकार ये लगाई थी कि जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग काफ़ी धीरे धीरे, जो हम जानते हैं एक अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का जो कलर था सफ़ेद जो संगमरमर थे उसका रंग पीला होने लगा था। ये सरकारें अलग अलग जो पर्यावरण मंत्रालय या जो भी विभाग है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको संज्ञान में लिया और सरकार को उन्होंने डांट लगाई कि इस तरीके से फिर से उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे और अलग अलग मुद्दे, जैसे अगर अपने यहाँ के मुद्दे की बात की जाए, जैसे अलग अलग छोटे छोटे जो इलाके होते हैं, जैसे किसी कहीं अगर कोई फैक्ट्री हो तो उसके बगल में अलग अलग नालियाँ बहती हैं, अलग अलग गैसेस लीक होते हैं, तो उससे अगल बगल पूरे जो विलेज होता है, पूरा शहर होता है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो यहीं पर जैसे कि इधर का इलाका है
घोसी में एक चीनी मिल कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ के बगल के बहुत सारे गांव है, धरौली गांव हो गया, अलग अलग बहुत सारे गांव हैं जिनमें देखा है बगल में पूरा चीनी मिल जो भी पूरा नाली का जो पानी होता है पूरी तरीके से पूरा प्रदूषित जो जल है वो गाँव के पूरी तरीके से किनारे पूरा का पूरा गाँव कवर कर चुका है। उसकी वजह से बहुत सारे स्किन्स रोग, सांस वाले रोग, बहुत सारे गंदगी, बदबू आना, इस तरह के तमाम रोग उस तरीके से हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर कोई चाहे तो याचिका दायर उसके लिए खिलाफ कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह के किसी एक का मुद्दा नहीं है, पूरी तरीके से वो सामूहिक मुद्दा वो बनता है, काफ़ी हद तक वो सामूहिक मुद्दा वो बनता है। अब ये 2-3 एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे मुद्दे अक्सर देखा जाए, जब भी अगर देखिए जब भी अगर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट हुआ या जज या हाई कोर्ट हुआ, जब भी वो अक्सर कोई मुद्दा उठाता है तो अक्सर ये देखा गया पर्यावरण संबंधित मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो खुद ही संज्ञान में लेती है, क्योंकि इसके खिलाफ सरकारें तो नहीं चलती हैं, ठीक। अब समझिए, अब इस मन में एक और बनता होगा कि जनहित याचिका संबंधित मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है। यानी जनहित याचिका आपने कर दिया, अब उसकी पूरी तरह सुनवाई करने में, पूरा उसका फाइनल आने में, डिसीजन आने में कितना आपको समय लग सकता है। तो वास्तव में अगर इससे संबंधित ये तो संबंधित मामले पर निर्भर करता है, जो आपका मामला है वो कैसा है इस मामले पर निर्भर करता है, उसमें जज की या कोई प्रक्रिया उसमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा मामला है, ठीक है, या उसमें जो मानव है या विपक्ष है जिसके खिलाफ किया गया है वो पूरी तरीके से कानून का और संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे मामले तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसकी सुनवाई तुरंत पूरी करके उसको निपटारा कर देती है, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मामले की जो सुनवाई है इसमें सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार ऐसा करती है कि उससे संबंधित जो मंत्रालय होता है या जो उससे रिलेटेड जो अधिकारी होता है, ऑफिसर्स होता है, नौकरशाह होता है, उसको मामला खुद ही वो सौंप देता है उसको निपटारे के लिए। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें ये समझते हैं कि क्या वर्तमान जो समय चल रहा है भारत का, तो क्या भारत में जनहित याचिका पीआईएल को दायर करने से संबंधित अधिकारों का वर्तमान दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो समझिए, यहाँ जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारत में जहाँ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से अधिक है, यानी पहले से ही भारत में इसके तो अलावा ही पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, ठीक है। और जनहित याचिका के देखिए वर्तमान में एक और समस्या है कि कोई भी चीज़ अगर यूज़ के लिए बनती है तो उसका बड़ा मिसयूज होने लगता है हमारे यहाँ पे, हमारे देश से वहाँ पे बड़ा अधिक से शुरू में यूज होगा लेकिन बाद में उसका मिसयूज शुरू होता है। तो जनहित याचिकाओं का इतना दुरुपयोग बढ़ चुका है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से जनहित याचिकाओं पर पूरी तरीके से खुद ही वो नाराज़गी जाहिर की थी। सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही याचिका या जनहित याचिका को जन्मदाता है वो खुद ही उसको 2010 में उसको खुद ही नाराज़गी और निंदा करनी पड़ती है। उन्होंने ये कहा कि अदालतों को जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी कर दिए थे, माने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश बनाए थे। जैसे उसमें एक न्यायमूर्ति उनका नाम था दलबीर भंडारी तथा मुकुंदकम शर्मा, नाम याद रख लीजिएगा, दलबीर भंडारी तथा मुकुंदकम, इनका नाम है मुकुंदकम शर्मा की पीठ ने ये यहाँ तक कह दिया था कि भारत में अंधाधुंध जनहित याचिकाओं को दायर करने के लिए पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था पर इतना हद से दबाव होता है, इतना दबाव पड़ गया है, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा याचिका दायर कर दी जा रही हैं जिनको बहुत सारा ऑफिसर से चाहे तो निपटा सकते हैं, लेकिन जनता भी क्या करे, याचिका दायर करती है, ठीक। तो याचिका अनावश्यक रूप से उससे होता है कि अनावश्यक रूप से दबाव पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वास्तविक और जो प्रासंगिक मामले यानी जो जरूरी मामले होते हैं उनका निपटारा करने में बहुत देर हो जाती है। जिससे होता ये है कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरी मामले जो बहुत बड़ी कम्युनिटी को फ़ायदा दे सकते हैं, छोटे छोटे मसलों में ही पूरी तरीके से मामला निपट के रह जाता है, ठीक है। अगर विभिन्न देशों में जनहित याचिका के समझिए थोड़ा सा और समझते हैं एक और चीज़, इसमें एक और बताया गया कि गरीब वर्गों की, देखिए जो जनहित याचिका जो बनाई गई थी ये सिंपल सा गरीब वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से जनहित याचिका को बनाया गया, ठीक है। जिसके वजह होगा क्या, जिसके माध्यम से अदालतों को जो होगा पूरी तरीके से इसमें जनता से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो न्यायपालिका है उसका सीधा संबंध जनता से होगा। तो काफ़ी हद तक जो भ्रष्टाचार है और काफ़ी हद तक जो बीच की जो कड़ी वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो लोगों को अपनी बातों को समझाने में और काफ़ी निर्णय को लेने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। अगर सही जनहित याचिका का सबसे अच्छा प्रभाव जो पड़ा पारिस्थितिकी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जो जंगल होते हैं फॉरेस्ट, उनकी सुरक्षा को लेकर समय समय पर इस मुद्दे को उठाया गया। अगर इस मुद्दों को अगर जनहित याचिका अगर नहीं होती शायद ये मुद्दों को कभी सरकार या कोई भी इसको सामने कभी लाता ही नहीं, पर्यावरण संबंधित मुद्दे, इससे रिलेटेड मुद्दे कभी आते ही नहीं।
ठीक है। तो कई बार इस तरह के मुद्दों को लेकर सरकार में यानी गवर्नमेंट के बीच में और हाई कोर्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कई बार विरोधाभास का भी सामना देखने को मिलता है। जैसे कई बार सरकार जो विधायिका होती है वो कई बार ये बोलती है कि हाई कोर्ट या जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने कार्य के क्षेत्र से बाहर छोड़ के ये हमारे कार्य क्षेत्र में ही कई बार ये रोड़ा लगाती है। ठीक है। अब उसके विपक्ष में न्यायपालिका का ये कहना होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर सरकार खुद ही अपना काम को अगर ठीक से करे, ठीक है, अपने काम को अगर ठीक से ही करे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आपके काम में अड़ंगा लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना अपने हिसाब से सही है इस तरीके से, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक कई मामलों में सरकार का भी मसला सही होता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो कोर्ट काफ़ी हद तक मजबूरन उसको करना पड़ता है, वरना कोर्ट को उसमें जाने की ज़रूरत ही क्या, अपने क्षेत्र से बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था जनहित याचिका संबंधित यानी PIL संबंधित। ये PIL है क्या, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, आपने पूरा समझा। आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके एक एक फ़ोटोज़ का और एक एक क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको डिटेल में नोट्स बना लीजिएगा। आपको काफ़ी काम ये लाइफ टाइम आने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दों पे आपको काम आएंगे। और साथ ही साथ इसमें देखिए, इसमें इस यूट्यूब चैनल पे कई सारे अलग अलग मुद्दों पे ढेर सारी वीडियोस बनाए चुके हैं, ढेर सारी वीडियो हैं। उन सभी वीडियोस को भी आपको जाकर देखिए और अपने ज्ञान और नॉलेज को बढ़ाइए। करंट अफेयर के लिए तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, पढ़ते रहिए आप। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।